A very good evening everyone guys. Confirm me whether I am live or not. Confirm करके बताइए. Sorry for the delay already. मेरा इंटर बैच का जो है ना सेशन चल रहा था यूट्यूब में ही, आपने देखा होगा हमारे दूसरे चैनल पे. ठीक है, तो मैं यहीं पे हूँ, मैं कहीं पे नहीं गई हूँ, वही पेज भी खुला हुआ है. ओके, सो देयर आर लॉट ऑफ सेशंस यू नो गोइंग अराउंड. मतलब पाँच से 6 सेशन डेली जो है ना चल रहा है. ठीक है, तो ज़बरदस्त मज़ा भी आ रहा है. आप लोगों का फीडबैक बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है हमें. सो कीप अस लविंग लाइक दिस. पढ़ाई कैसा चल रहा है बताओ फटाफट. हाउ इज़ योर स्टडीज गोइंग ऑन गाइस? फटाफट बताइए, पढ़ाई आपका कैसा चल रहा है, फटाफट बताइए. हाउ इज़ योर स्टडीज गोइंग ऑन? So yes, today we are going to start with the topic of production, है ना. चलो आ जाओ बच्चा लोग, आ जाओ. अरे डरने का कुछ नहीं है भाई, ज़बरदस्त जाएगा आपका एग्जाम्स. डरने का क्या है, पेपर ज़बरदस्त जाएगा. रिवीजन वगैरह कर रहे हैं हम लोग डेली. एक बात बताओ, रिवीजन से सब कुछ रिवाइज हो जा रहा है कि नहीं? सब कुछ रिकॉल कर पा रहे हो कि नहीं? जैसे ही आप रिवाइज कर रहे हो, सारे कॉन्सेप्ट्स रिकॉल हो जा रहे हैं कि नहीं? ठीक है ना, सारे कॉन्सेप्ट्स रिकॉल हो जा रहे हैं क्या? आकाश बोल रहा है मैम एकदम कड़क चल रहा है प्रिपरेशन. स्नेहा बोल रही है मैम बहुत अच्छा चल रहा है. बबली सिंह ऑसम मैम. सुधांशु ऑसम मैम. बानाश्री गुड मॉर्निंग, गुड गोइंग. ओके, ऑसम ऑसम, वेरी गुड. चलो चालू करते हैं बहुत ही इजी चैप्टर से, जो कि क्या है मेरे को बताओ, प्रोडक्शन. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक ऑफ प्रोडक्शन. क्या डिस्कस करेंगे बताओ? प्रोडक्शन के बारे में. बट उसके पहले ना आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे विनती है भाई कि फटाफट जो है ना लाइक बटन हिट कर दीजिए. लाइक बटन हिट कर दीजिए. एक पॉजिटिविटी आता है और कुछ नहीं, एक पॉजिटिविटी आता है. ठीक है, फटाफट जो है लाइक बटन हिट कर दीजिए. हिट द लाइक बटन गाइस, हिट द लाइक बटन. कम ऑन, हिट द लाइक बटन. चलो, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द सेशन. What does the word production means? Production शब्द का मतलब मेरे को बताओ क्या होता है? Production means creation of goods and services for the purpose of selling them in the market. Production का मतलब क्या होता है बताओ? It means creation of goods and services for the purpose of selling them in the market. तो अगर आपको लगता है कि production का मतलब खाली goods बनाना है, then you are wrong. इसका मतलब services create करना भी होता है. और किस लिए होता है? ताकि आप मार्केट में इसको बेच सको, ताकि आप पैसा कमा सको. So what does the word production means? It means creation of goods or services for the purpose of selling them in the market. Next, एक बात बताओ, जब भी आप कोई चीज प्रोड्यूस करते हो ना, तो आप पता है बेसिकली क्या करते हो? आपने एक यूटिलिटी क्रिएट कर दिया. जैसे मान लो एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरर, एक कारपेंटर एक फर्नीचर बना रहा है, तो यानी वो क्या क्रिएट कर रहा है? सामने वाले के लिए यूटिलिटी. सो प्रोडक्शन ऑल्सो मीन्स क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी. प्रोडक्शन ऑल्सो मीन्स क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी. प्रोडक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. प्रोडक्शन कैसा एक्टिविटी है बताओ मुझे? इट्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. वापस से मेरे को बताओ मैंने क्या क्या बोला. प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग देम इन द मार्केट. नंबर 2, प्रोडक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. नंबर 3, प्रोडक्शन मीन्स क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी. क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी.
ठीक है, बताओ क्लियर है कि नहीं यहाँ तक। एक बात बताओ, यहाँ पे हम लोग पैसा का, मॉनेटरी यूनिट्स का बात करते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ फिजिकल यूनिट्स का बात करते हैं। किसका बात करते हैं बताओ? फिजिकल यूनिट्स का। फिजिकल इनपुट को फिजिकल आउटपुट में कन्वर्ट करना है, फिजिकल इनपुट को फिजिकल आउटपुट में कन्वर्ट करना है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रोडक्शन। यानी ये सर्विसेज ऑफ टीचर, लॉयर, डॉक्टर, ये भी प्रोडक्शन है क्या? और नहीं तो क्या, और नहीं तो क्या। अब मेरे को बताओ, प्रोडक्शन फंक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू रन, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं दो रन में। क्या क्या पढ़ाया था मैंने, बताओ? शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो मैम ये दोनों है क्या आखिर में? शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एक ऐसा प्रोडक्शन फंक्शन है वेयर सम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर फिक्स्ड इन नेचर, वेयर एज सम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल इन नेचर। कुछ फैक्टर फिक्स, कुछ फैक्टर वेरिएबल। ये किसका फीचर हो गया? शॉर्ट रन का। लेकिन इन द लॉन्ग रन ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल इन नेचर। इन द लॉन्ग रन ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल इन नेचर। तो याद है मैंने आपको एक प्रोडक्शन फंक्शन भी डिनोट करवाया था, y इज इक्वल टू एफ K, L। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? प्रोडक्शन फंक्शन। What is production function? It is nothing but the functional relationship। किसके बीच में? आउटपुट बनाया जो उसके बीच में, और इनपुट यूटिलाइज किया उसके बीच में। So it is nothing but the functional relationship between the output produced and the input utilized। इनपुट में आपने क्या यूटिलाइज किया? कैपिटल गुड्स और लेबर, है ना। और वाई मेरा क्या हो गया? आउटपुट। क्लियर है? के मतलब मेरा कैपिटल, एल मतलब मेरा लेबर। अगर अब मैं शॉर्ट रन का बात करूँ ना, तो शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर फिक्स्ड होना चाहिए, कुछ फैक्टर वेरिएबल। तो मान लो मैंने बोला कि मेरा के यानी कैपिटल गुड्स यानी मशीन फिक्स्ड है। आज मुझे अगर आउटपुट के कैपेसिटी को बढ़ाना है ना, तो मैं अपना ना मशीन की कैपेसिटी को चेंज नहीं कर सकती हूँ। मैं खाली क्या चेंज कर सकती हूँ? लेबर को। आई कैन ओनली ऑल्टर माई लेबर यूनिट्स, वेरिएबल फैक्टर। आई कैन नॉट चेंज माई फिक्स्ड फैक्टर। सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। वेयर इज इन द लॉन्ग रन ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल इन नेचर। कैपिटल भी वेरिएबल, लेबर भी वेरिएबल। यानी अगर मुझे लॉन्ग रन में जाकर प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना है ना, तो कैपिटल गुड्स हो या लेबर हो, मैं सबको वैरी कर सकती हूँ। आर वी थ्रू विद दिस और नॉट? तो शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन। फटाफट चैट बॉक्स में लिखकर बताओ, बबली, खुशी, विकास, इरफान, मोनू, सब कोई मुझे बताओ, शॉर्ट रन में कौन सा लॉ ऑपरेट करता है और लॉन्ग रन में कौन सा लॉ ऑपरेट करता है? बताओ। इन द शॉर्ट रन विच लॉ ऑपरेट्स? टेल मी, वेटिंग फॉर यू गाइस। शॉर्ट रन में कौन सा लॉ ऑपरेट करता है? बताओ। फटाफट बताओ, शॉर्ट रन में कौन सा लॉ ऑपरेट करता है? वेरी गुड सक्षम। Law of variable proportion operates in the short run, whereas in the long run, law of RTS, law of returns to scale, operates in the long run. Variable proportion short run, RTS जिसको प्यार से क्या बोलते हैं? returns to scale, RTS operates in the long run। यानी शॉर्ट रन में कौन सा लॉ ऑपरेट करता है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। शॉर्ट रन में कौन सा लॉ ऑपरेट करता है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब यहाँ पे ना 3-4 टाइप के प्रोडक्ट्स है, 3 टाइप के एक्चुअली। टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट। अब हम लोग पूरा का पूरा लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट? लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन इन डिटेल। लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन में मेरे को बताओ, डिस्कस करने के पहले आपको 3 टर्म के बारे में पता होना चाहिए, एपी, टीपी और एमपी। टोटल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? बताओ, व्हाट डज अवर टोटल प्रोडक्ट मींस? टोटल प्रोडक्ट का मतलब हुआ टोटल कितना आपने आउटपुट बनाया, टोटल कितना फिनिश गुड्स बनाया बाय यूटिलाइजिंग द इनपुट, आउट ऑफ विच सम आर फिक्स्ड एंड सम आर वेरिएबल। यानी मान लो आपने इनपुट को यूज करके टोटल 100 यूनिट बनाया, तो ये 100 यूनिट मेरा क्या है? टोटल प्रोडक्ट है ना। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने बोला कि ये जो मैंने टोटल प्रोडक्ट बनाया ना 100 यूनिट, मेरे लेबर्स जो थे ना वो 5 थे, नंबर ऑफ लेबर्स एम्प्लॉयड वेर 5। तो ऑन एन एवरेज एक लेबर की वजह से कितना प्रोडक्शन हुआ? ऑन एन एवरेज एक लेबर की वजह से कितना प्रोडक्शन हुआ? मैम बहुत ही सिंपल है, 100 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे। यानी ऑन एन एवरेज एक लेबर का एवरेज कंट्रीब्यूशन कितना था? 20। तो ये मेरा 20 क्या हो गया? एवरेज प्रोडक्ट। 20 मेरा क्या हो गया बताओ? एवरेज प्रोडक्ट। तो वापस से सुनो मैंने क्या क्या बोला। टोटल प्रोडक्ट का मतलब बोला, टोटल प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ? total quantity of output which I have produced by using the input out of which some are fixed and some are variable। फिर एवरेज प्रोडक्ट का मतलब मैंने क्या बोला? TP डिवाइडेड बाई N, है ना। जो कि मैंने बोला मान लो N मतलब मेरा होता है यहाँ यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर,
एन मेरा क्या होता है यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, तो टीपी कितना है 100, एन मेरा कितना है 20, तो कितना है मेरे को बताओ 5 आया ना, सॉरी ये 5 था ना, यूनिट्स ऑफ लेबर 5 था, तो मेरा एपी कितना आया 20 आया। अब ध्यान से सुनना, पहले मेरे पास कितने लेबर थे बताओ, पहले मेरे पास 5 लेबर थे, तो टोटल प्रोडक्ट 5 लेबर का कितना था 100। अब आपको पता है क्या हुआ, मैंने एक लेबर को और हायर कर लिया, यानी अब मेरे पास टोटल कितना हो गया 6 लेबर। तो एक लेबर को हायर करने से ना मैंने देखा मेरा प्रोडक्टिविटी बढ़कर 118 हो गया, प्रोडक्टिविटी बढ़कर कितना हो गया 118। तो कोई मुझे बताएगा एक एक्स्ट्रा लेबर की वजह से मेरा टोटल प्रोडक्ट में इंक्रीमेंट कितना हुआ, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन दिस 1 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ लेबर, व्हाट इज द इंक्रीज इन माय टोटल प्रोडक्ट। आप बोलोगे मैम बहुत ही आसान है, 118 माइनस 100 कर दीजिए 18, तो ये 18 मेरा क्या हो गया मार्जिनल प्रोडक्ट। This 18 is nothing but my marginal product. So what is marginal product? Addition to the total product when one extra unit of variable factor is employed. It is nothing but addition to the total product when one extra unit of variable factor is employed. है ना, ये आपको सिंपल बोल दो, डेल्टा टीपी बाई डेल्टा एन, डेल्टा टीपी बाई डेल्टा एन। डेल्टा टीपी क्या है, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट, डेल्टा एन क्या है, चेंज इन यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर एम्प्लॉयड। बी केयरफुल, जब आप मार्जिनल कॉस्ट निकालते हो वहां पे एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। रेवेन्यू में क्या होता है, नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। प्रोडक्ट में क्या होता है इनका मतलब, यूनिट्स प्रोड्यूस मत बोल देना। ये क्या होता है, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। क्या होता है बताओ, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। बताओ आर वी थ्रू विद दिस और नॉट, क्लियर है एब्सोल्युटली। ठीक है, फिर अभी मैंने बोला कौन सा लॉ ऑपरेट करता है यहाँ पे, बोला आपने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का 3 स्टेज होता है, कौन मुझे बताएगा। What are the 3 stages that falls under law of variable proportion? Increasing returns to variable proportion, diminishing returns to variable proportion, negative returns to variable proportion. यानी मैम यह कांस्टेंट नहीं होता क्या, नहीं होता, वो लॉन्ग रन में होता है, शॉर्ट रन में नहीं होता। तो यहाँ पर मैम हम लोग डिस्कस क्या करते हैं, बेसिकली टीपी एपी और एमपी का बिहेवियर क्या डिस्कस करते हैं। टीपी एपी और एमपी के बिहेवियर को हम लोग डिस्कस करते हैं, विच हैज बीन डिवाइडेड इनटू टोटल हाउ मेनी स्टेजेस, 3 स्टेजेस। कितने स्टेज में हमने इसको डिवाइड किया है, 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है। ठीक है, L1 L2 L3 मेरा सब क्या है, यूनिट्स ऑफ द लेबर। क्या बताओ मुझे, यूनिट्स ऑफ लेबर। ठीक है ना, अब मैं बात करती हूँ सबसे पहले किसका, बताओ सबसे पहले हम लोग किसका बात करेंगे, मार्जिनल प्रोडक्ट का। मार्जिनल प्रोडक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन, रीचेस मैक्सिमम एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड देन स्टार्ट्स फॉलिंग इन द फर्स्ट स्टेज इटसेल्फ। पहले स्टेज में गिरने लग जाता है और एक्स एक्सिस टच करता है जहाँ पे टीपी मैक्सिमम होता है, थर्ड स्टेज में वो क्या हो जाता है, नेगेटिव। तो ये मेरा क्या हो गया, मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व। तो एकदम मतलब स्मूथ डायग्राम बनता है, कोई टेंशन ही नहीं लेना अपने को, एकदम स्मूथ मक्खन डायग्राम बनेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे बताओ, एपी बनाएंगे। एवरेज प्रोडक्ट क्या करता है, राइज करता है, रीचेज इट्स मैक्सिमम कहाँ पे, द पॉइंट वेयर द फर्स्ट स्टेज एंड्स। और उसके बाद क्या होता है ना, एपी मिनिमाइज करने लगता है, बट इट विल नेवर टच द एक्स एक्सिस, तो ये वाला जो पॉइंट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोलते हैं बताओ, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये वाला पॉइंट पे मेरा क्या हुआ, मार्जिनल प्रोडक्ट का वैल्यू मेरा क्या हो गया, मैक्सिमम। ये वाले पॉइंट में मैंने क्या देखा, एपी और एमपी मेरा इंटरसेक्ट कर रहा है और यहाँ पे एपी मेरा क्या है, मैक्सिमम। फिर यहाँ पे मैंने क्या देखा, एमपी 0 हो गया। एमपी कब 0 है, जब टोटल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, मैक्सिमम। क्लियर है, और यहाँ पर मेरा क्या हो जा रहा है, एमपी नेगेटिव हो जा रहा है थर्ड स्टेज में, क्योंकि टोटल प्रोडक्ट क्या करने लग गया, फॉल। बताओ ये डायग्राम क्लियर है कि नहीं, टेल मी, इज दिस डायग्राम क्लियर और नॉट। सो दिस इज बेसिकली नथिंग बट एक्सप्लेनिंग यू द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये डायग्राम क्या एक्सप्लेन कर रहा है आपको, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। दिस इज एक्सप्लेनिंग कि जैसे जैसे आप यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर बढ़ाते जा रहे हो टू अ गिवन अमाउंट ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, हाउ विल योर टीपी एपी एंड एमपी बिहेव हैज बीन डिस्कस्ड इन दिस डायग्राम। सबसे पहला स्टेज मैंने बोला क्या, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू वेरिएबल प्रोपोर्शन, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू
वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो इस स्टेज में क्या होता है, सुनो ना, इस स्टेज में क्या होता है, टीपी एपी एमपी स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन, टीपी एपी एमपी स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन। इनिशियली टोटल प्रोडक्ट राइजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट, लेटर ऑन राइजेस बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। जिस पॉइंट पे टोटल प्रोडक्ट ने अपना स्पीड, अपना डायरेक्शन चेंज किया, उसको क्या बोलते हैं बताओ, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मार्जिनल प्रोडक्ट तो मैक्सिमम कहाँ पे होता है, ठीक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे। उसके बाद वो फर्स्ट स्टेज में क्या करने लग जाता है, फॉल। व्हाट अबाउट द एवरेज प्रोडक्ट, स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन, राइजेस एंड रीचेस इट्स मैक्सिमम एट द पॉइंट वेयर द फर्स्ट स्टेज एंड्स। और जहाँ पे फर्स्ट स्टेज खत्म होता है ना, वहाँ एपी और एमपी क्या करता है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। दैट मीन्स व्हाट, एपी बिकम्स इक्वल्स टू एमपी। दैट मीन्स व्हाट, एपी बिकम्स इक्वल्स टू एमपी। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेज। अब और ज्यादा अगर आप वेरिएबल फैक्टर यानी लेबर ला दोगे ना, तो टोटल प्रोडक्ट अभी भी राइज तो करेगा बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। टोटल प्रोडक्ट कंटिन्यूज टू राइज बट एट अ डिमिनिशिंग रेट, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट द एवरेज प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट स्टार्ट्स फॉलिंग फ्रॉम द मैक्सिमम लेवल। एंड व्हाट अबाउट द मार्जिनल प्रोडक्ट, इट कंटिन्यूज टू फॉल एंड टचेस द एक्स एक्सिस। एमपी ना गिर गिर के कहाँ चला जाता है, जीरो में। और एमपी जीरो कब होता है, जब टीपी क्या हो जाता है, मैक्सिमम। यानी मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि सेकेंड स्टेज जैसे ही एंड होता है ना, वहां पे टीपी मैक्सिमम। अब और ज्यादा लेबर करोगे ना हायर, तो अब एक पॉइंट ऐसा आएगा कि मशीन भाई जवाब दे दिया, संभाल नहीं पा रहा है लेबर के प्रेशर को। अब और ज्यादा उसको टॉर्चर करोगे ना मशीन को, और लेबर लाते जाओगे, ओवर क्राउडिंग करते जाओगे। अब मशीन बोलेगा भाई बहुत हुआ, जितना बना रहे थे ना, जाओ अब उतना भी नहीं बनाएंगे। अब यानी टोटल प्रोडक्ट गिरने लगेगा। नाउ द टोटल प्रोडक्ट विल स्टार्ट फॉलिंग फ्रॉम इट्स मैक्सिमम लेवल। टोटल प्रोडक्ट के गिरने का मतलब क्या, कि जो एडिशनल लेबर आ रहे हैं उनका कॉन्ट्रीब्यूशन नेगेटिव है, यानी मार्जिनल प्रोडक्ट बिकमिंग नेगेटिव। एंड एपी कंटिन्यूज टू फॉल बट विल नॉट टच द एक्स एक्सिस। एपी कंटिन्यूज टू फॉल बट विल नॉट टच द एक्स एक्सिस। चेक इट आउट गाइस, क्लियर और नॉट, ठीक है। अब यहीं पे ना एक चीज और आता है, रिलेशनशिप बिटवीन एपी और एमपी। क्या आता है बताओ, रिलेशनशिप बिटवीन एपी और एमपी। तो जब एपी राइज कर रहा है, क्लियरली डायग्राम्स आपको दिखाई देगा, यहां पे एपी राइज कर रहा है, एपी राइज कर रहा है, लेकिन उसके भी ऊपर कौन दिखाई दे रहा है, एमपी। जब एपी राइज कर रहा है, एमपी उससे भी बड़ा है। जब एपी मैक्सिमम है तो आपको पता है दोनों जन क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और एपी जब गिरने लग गया, देखो ना यहाँ पे एपी क्या कर रहा है, फॉल। एपी जब फॉल कर रहा है, एमपी उसके भी नीचे चला गया, यानी एमपी क्या हो गया, लेस देन एपी। व्हेन एपी इज फॉलिंग, एमपी बिकम्स क्या, लेस देन एपी। सो दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी, क्लियर और नॉट, टेल मी। व्हेन एपी राइजेस, एमपी उससे भी ज्यादा है, एपी मैक्सिमम, दोनों इक्वल है। एपी फॉल्स, एमपी बिकम्स लेस देन एपी। बताओ दिस रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी इज क्लियर और नॉट। इनफैक्ट मैंने आपको इन शॉर्ट बोला था कि ये जो एपी है ना, बड़ा ही बेकार है, कोई काम का नहीं है, ना गिरने में आगे ना बढ़ने में आगे, ना गिरने में आगे ना बढ़ने में आगे। जब बढ़ रहा है उसको भी हरा के कौन ज्यादा बड़ा हो जा रहा है, एमपी। जब गिर रहा है उससे भी नीचे कौन चला जा रहा है, एमपी। यानी अल्टीमेट विनर इज द एमपी। मार्जिनल प्रोडक्ट, भाइयों और बहनों थैंक यू, एमपी ऐसा बोल रहा है। बताओ क्लियर है कि नहीं। सो दिस कंप्लीट्स योर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। चैट बॉक्स में लिखकर बताओ समझ में आया कि नहीं, फटाफट बताओ, फटाफट। बोलो जी, क्लियर है कि नहीं। टेल मी गाइस, आर वी थ्रू विद दिस और नॉट। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। हाँ जी भाइयों बहनों, सब याद आ गया क्या। डायग्राम, डायग्राम चेक करो, डायग्राम लर्न द डायग्राम, डायग्राम लर्न करो। हबीबी बोल रहा है मैम समझ में आ गया, सब क्लियर है। हबीबी सेइंग मैम क्लियर है, यस मोनू क्लियर। सुधांशु क्लियर, खुशी क्लियर है, नासिर क्लियर है, बबली क्लियर है, सोनेहार, बानाश्री, सिद्धि, आकाश, निसार, निसाग्र, संजू, स्मृति, बबली, मनन क्लियर है। आशद 100 आउट ऑफ 100 दे रहे हैं मेरे को।
तो इसी तरह से ना चैट बॉक्स वगैरह में इंटरेक्ट करते रहो, तब मजा आएगा। सेशंस को हम लोग इंटरेक्टिव बनाते हैं, ठीक है ना। absorb it in your mind, absorb it in your mind. Yes, very good आदिति मैम, ऐसा पढ़ाते हो एक बार में ही सब दिमाग में घुस जाता है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि आपको टेंशन नहीं लेना लॉ का भी। एग्जाम्स के एक दिन पहले जो बूस्टर वगैरह होता है ना, मैं आपको लाइव आकर लॉ का रिवीजन करवाऊंगी, पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वगैरह सब रटवा दूंगी, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। क्लियर? बताओ कैसा लगा सरप्राइज? So you do not have to worry about about anything else when Divya ma'am is here, okay? You do not have to worry about anything else when I am here. और इंटर में भी इसी तरह से हम लोग धमाल मचाएंगे, इंटर में भी हम लोग इसी तरह से धमाल मचाएंगे, ठीक है ना। पूरा लॉ वगैरह का जिम्मेदारी आपका मेरे ऊपर रहेगा, और एकदम बिंदास बिंदास पढ़ाई करेंगे, बिंदास, एक एक चीज आपको घोल कर पिला दिया जाएगा। क्योंकि वो हमारा फोटे है, समझ में आ रहा है, ये हमारे खून में है। लॉ इज इन माई ब्लड एंड नो वन कैन टेक इट अवे फ्रॉम मी, यू नो दैट। चलो ठीक है ना, चलो चलते हैं अब आगे, अब चलते हैं आगे। तो लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन पूरा मक्खन है। अब याद है हम लोगों ने कुछ कुछ अजम्पशंस लिया था इस लॉ में, एक बार अजम्पशंस बताओगे क्या क्या अजम्पशंस हम लोगों ने लॉ में लिया था? यहाँ पे मैंने बोला था सबसे पहला अजम्पशन तो शॉर्ट रन का ये अजम्पशन है कि कुछ फैक्टर फिक्स्ड है, कुछ फैक्टर वेरिएबल है। फिर बोला था टेक्नोलॉजी शुड रिमेन कांस्टेंट। फिर बोला था द लॉ विल नॉट बी एप्लीकेबल व्हेन द फैक्टर मस्ट बी यूज्ड इन फिक्स्ड प्रपोर्शन। यहाँ पे आपने देखा ना कि यहाँ पे हम लोग प्रपोर्शन क्या रखे हैं, वेरिएबल, और वेरिएबल होना ही है ना, क्योंकि आप एक चीज समझो ना, यहाँ पे एक तरफ मशीन है, एक तरफ लेबर है, लेबर चेंज होते जा रहा है, बट मशीन तो 1 1 1 कांस्टेंट है ना। तो आपको समझ में आ रहा है ये फैक्टर प्रोपोर्शन क्या हो गया, वेरिएबल। यानी लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन तभी एप्लीकेबल होगा जब फैक्टर प्रोपोर्शन वेरिएबल है, जब फैक्टर प्रोपोर्शन क्या है, वेरिएबल। लेकिन लॉन्ग रन में फैक्टर प्रोपोर्शन फिक्स्ड होता है, आपको पता है ना, जितना परसेंटेज से आप लॉन्ग रन में मशीन को चेंज करवाओगे उतना ही परसेंटेज से आपको लेबर को भी करवाना पड़ेगा। यानी इन द लॉन्ग रन ऑल द फैक्टर्स are increased or decreased in the same proportion। ये क्या बात हुआ, मतलब यानी हम लोग लैंड को 20% से बढ़ाएंगे मैम आज, तो रॉ मटेरियल को भी 20% से बढ़ाना पड़ेगा, और नहीं तो क्या, वही तो बोल रहे हैं। लेकिन शॉर्ट रन में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि शॉर्ट रन में एक फैक्टर फिक्स, कुछ फैक्टर वेरिएबल। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? क्लियर है? और यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपको बोला फिजिकल इनपुट और फिजिकल आउटपुट का बात हो रहा है। किसका बात हो रहा है? फिजिकल इनपुट और फिजिकल आउटपुट। कोई डाउट? अब इसके बाद हमने डिस्कस किया था रीजंस फॉर द ऑपरेशन ऑफ द लॉ। रीजंस फॉर द ऑपरेशन ऑफ द लॉ में क्या बोला है मेरे को बताओ? रीजंस फॉर द ऑपरेशन में यही बोला है, इंक्रीजिंग, डिमिनिशिंग और नेगेटिव क्यों ऑपरेट करता है। रीजन क्या है? इंक्रीजिंग कब ऑपरेट करेगा? जब आप इनिशियली ज्यादा लेबर नहीं लगा रखे हो। अब जैसे जैसे डोजेस ऑफ लेबर बढ़ाओगे, मशीन का कैपेसिटी अच्छे से यूटिलाइज होने लगेगा ना, स्पेशलाइजेशन होगा, इनडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर होगा। तो ये सब रीजंस की वजह से इंक्रीजिंग रिटर्न होता है। लेकिन बाद में जब लेबर कुछ ज्यादा ही लाद दोगे, समझ में आ रहा है, यानी आपका जो ऑप्टिमम लेबर और मशीन का फैक्टर कॉम्बिनेशन है वो आपने रीच कर गया। अब मान लो बोला गया था कि एक मशीन ना 20 लेबर को ऑपरेट करवा सकता है, बट आपने 20 लेबर की जगह 25, फिर 30, फिर 40 ऐसे लेबर बढ़ाते जा रहे हो, तो ऑप्टिमम कैपेसिटी को आप क्या करो, ओवर रीच कर रहे हो। तब अब क्या होने वाला है? डिमिनिशिंग और नेगेटिव रिटर्न, यानी आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ने की जगह क्या होने लगेगा? डिक्लाइन होने लगेगा। आर वी थ्रू विद दिस और नॉट? क्लियर है? स्कार्सिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर होने लगेगा। तो मैं खरीद लेते हैं ना फिक्स्ड फैक्टर, खरीद लेंगे बाबा, तब तो लॉन्ग रन ही बन जाएगा ना। यहाँ फिक्स्ड फैक्टर कैन नॉट बी चेंज, इट रिमेन्स कांस्टेंट। यू कैन नॉट इंक्रीज योर मशीन कैपेसिटी इफ यू अज्यूम इट टू बी अ फिक्स्ड फैक्टर हियर। ओवर क्राउडिंग हो जाएगा, करप्शन। याद है, लेबर लोग को ज्यादा रखोगे, आकर क्या करेंगे? तमाशागिरी करेंगे, बीड़ी फूकेंगे, सिगरेट फूकेंगे, डांस करेंगे, ड्रामा करेंगे, घर चले जाएंगे, करप्शन एवरीवेयर।
आर वी थ्रू विद दिस? सो दिस कंप्लीट्स योर शॉर्ट रन. और कौन सा स्टेज में ऑपरेट करना बेटर रहेगा अगर आप शॉर्ट रन में हो? लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन के कौन से स्टेज में ऑपरेट करना बेटर रहेगा? सेकंड स्टेज. सेकंड बोले तो कौन सा? डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू वेरिएबल प्रोपोर्शन. सेकंड बोले तो कौन सा? डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू वेरिएबल प्रोपोर्शन. तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या बोलता है बताओ ना मुझे. टीपी जब तक मैक्सिमम ना हो जाए वहां तक तो बनाओगे. टीपी को तो कम से कम मैक्सिमम करो, मैक्सिमम प्रोडक्शन तो बनाओ. तो मैक्सिमम कहां पे होता है मैम? सेकंड स्टेज के एंड में. तो सेकंड स्टेज तक तो ऑपरेट करोगे. सेकंड स्टेज मत बोलना, नाम बोलो मुंह खोल के. डिमिनिशिंग या डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू वेरिएबल प्रोपोर्शन. नाउ लॉन्ग रन का बात करते हैं. लॉन्ग रन में ना ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल इन नेचर. इन द लॉन्ग रन ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल इन द नेचर. इन द लॉन्ग रन ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल इन द नेचर. ठीक है, तो लॉन्ग रन में सारे ही फैक्टर्स क्या है? वेरिएबल. इनफैक्ट लॉन्ग रन में मैंने आपको बताया था 3 स्टेज होता है. प्यार से हम लोग उसको बोलते हैं IRS, CRS, DRS. IRS, CRS और DRS क्या बोलते बोलो ना? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, डिमिनिशिंग और डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, डिमिनिशिंग और डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. हाइला नेगेटिव नहीं है क्या? नहीं, दिखाई नहीं देता. CRS आ गया, कांस्टेंट आ गया. शॉर्ट रन में कांस्टेंट नहीं था, नेगेटिव था. बट लॉन्ग रन में कांस्टेंट है, नेगेटिव नहीं है. IRS, CRS, DRS, IRS, CRS, DRS. IRS का मतलब बताओ क्या होता है? व्हाट डज द वर्ड IRS मींस? IRS का मतलब क्या है? परसेंटेज चेंज इन आउटपुट इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन इनपुट. दैट इज कॉल्ड एज IRS. आउटपुट का इंक्रीज ज्यादा होता है एज कंपेयर टू क्या? इनपुट. तो ये अच्छा ही तो बात है. यानी इनपुट को आपने 20% से बढ़ाया, आपका आउटपुट बढ़ गया 80% से. इनपुट को आपने 20% से बढ़ाया, आपका आउटपुट बढ़ गया 80% से. सो दैट इज कॉल्ड एज अ गुड साइन और नॉट? गुड साइन ना. कम इनपुट लगा के ज्यादा आउटपुट निकल के आ रहा है. सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? IRS, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. क्या बोलते हैं बताओ इसको? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. नेक्स्ट क्या है? CRS, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल. यहाँ पे पता है क्या बोला गया? कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल में जितना परसेंटेज से आपने इनपुट को बढ़ाया ना, उतना ही परसेंटेज से आपका आउटपुट भी जा बढ़ा. यानी यहाँ पर परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट इज इक्वल टू परसेंटेज इंक्रीज इन इनपुट. यानी आज अगर आपने इनपुट को 20% से बढ़ाया ना, सुनो ना, इनपुट को मैम 20% से बढ़ा रहे हैं, आउटपुट बताइए कितना से बढ़ेगा? आउटपुट भी 20% से बढ़ जाएगा. तो इसको बोलते हैं CRS. क्या बोलते हैं बताओ? CRS. इसको और एक प्यारा नाम है, कोई बताएगा मुझे? कोई बताएगा इसका प्यारा नाम क्या है? बताओ. जल्दी जल्दी बताओ, और एक नाम क्या है? लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन. और एक नाम क्या है बताओ? लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन. और एक नाम क्या बताओ? लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन. आर वी थ्रू विद दिस? क्लियर है? लास्ट क्या बच गया मेरे को बताओ? DRS. नाम से समझ में आ रहा है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल. अब की बार आप देखोगे इनपुट का चेंज ज्यादा है. परसेंटेज इंक्रीज इन इनपुट इज ग्रेटर देन परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट. इनपुट का चेंज क्या है? ज्यादा. इनपुट को मान लो मैंने बढ़ाया 120% से, आउटपुट बढ़ा खाली 20% से. समझ में आ रहा है? इनपुट को मैंने बढ़ाया 120% से, लेकिन आउटपुट खाली बढ़ा 20% से. यानी एनी हाउ एनी टाइम इनपुट का चेंज विल बी ग्रेटर देन चेंज इन आउटपुट. सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? DRS, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल या फिर डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. आर वी थ्रू विद दिस? क्या कोई डाउट है यहाँ तक? क्लियर है? एब्सोल्युटली yes. So this completes your long run. IRS, CRS, DRS. Clear? और यहाँ पर मैंने आपको एक चीज और बोला कि जितना भी इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हो आप इनपुट का, सारे इनपुट का इंक्रीज और डिक्रीज सेम प्रपोर्शन में होना है. ऑल द फैक्टर्स विल बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड इन द सेम proportion in the long run. All the factors will be increased or decreased in the same proportion in the long run. Look at this diagram. याद है? फिर हमने रीजंस डिस्कस किया था IRS का, CRS का और DRS का. मैंने आपको बोला था IRS कब ऑपरेट करता है? IRS ऑपरेट्स व्हेन इंटरनल इकोनॉमी इज ग्रेटर देन इंटरनल डिसइकोनॉमी. IRS कब ऑपरेट करता है? व्हेन इंटरनल इकोनॉमी इज ग्रेटर देन इंटरनल डिसइकोनॉमी. CRS कब ऑपरेट करता है? जब दोनों जन इक्वल है.
DRS कब ऑपरेट करता है? व्हेन इंटरनल डिसइकोनॉमी इज ग्रेटर देन इंटरनल इकोनॉमी, ठीक है, व्हेन इंटरनल डिसइकोनॉमी इज ग्रेटर देन इंटरनल इकोनॉमी। याद है ये सब? तो बताओ मुझे, इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमीज का मतलब मैंने आपको बोला था। इनफैक्ट दो टाइप के इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमीज होते हैं। इंटरनल भी होता है, एक्सटर्नल भी होता है। इंटरनल भी होता है, एक्सटर्नल भी होता है, ठीक है। इंटरनल और एक्सटर्नल में क्या डिफरेंस है बताओ मुझे। इंटरनल का मतलब वो हुआ, इंटरनल इकोनॉमीज आर द बेनिफिट्स, ठीक है, विच ओनली अ पर्टिकुलर फर्म इन द इंडस्ट्री एंजॉयज व्हेन इट इंक्रीजेज इट्स साइज ऑफ द आउटपुट। एक सिंगल फर्म जब अपना आउटपुट का कैपेसिटी को एक्सपैंड करेगा ना, तो उसको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। तो वो जो बेनिफिट मिल रहा है ना एक सिंगल फर्म को, उसको बोलते हैं इंटरनल इकोनॉमी। क्या बोलते हैं उसको बताओ? इंटरनल इकोनॉमी। वैसे ही हर एक चीज लिमिट में करना चाहिए। जब लिमिट को क्रॉस कर दोगे, अनाप शनाप प्रोडक्शन को बढ़ा लोगे, अनाप शनाप इंक्रीमेंट करोगे, तो फायदा होने की जगह क्या होने लगता है? नुकसान। तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं? इंटरनल डिसइकोनॉमी। तब क्या बोलते हैं हम लोग उसको बताओ? इंटरनल डिसइकोनॉमी। आर वी थ्रू विद दिस? सो इंटरनल इकोनॉमीज आर द बेनिफिट which you are getting when your size of output increases, and internal diseconomy are the drawback which you are facing because your size of output increases beyond the optimum level. एक चीज और बोला, इंटरनल मतलब एक फर्म को एक्रू हो रहा है, एक्सटर्नल इंडस्ट्री में जितने भी फर्म्स हो रहे हैं ना सबको एक्रू हो रहा है। एक्सटर्नल इकोनॉमी, एक्सटर्नल डिसइकोनॉमी इज एक्रूइंग टू ऑल द फर्म्स इन द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में जितने भी फर्म्स है सबको एक्रू हो रहे हैं। क्या? एक्सटर्नल इकोनॉमी और एक्सटर्नल डिसइकोनॉमी। क्लियर है? ये किसकी वजह से हो रहा है मैम? फिर ये तो आउटपुट की साइज की वजह से नहीं होगा, नहीं, ये होगा चेंजेस इन द इंडस्ट्री। कोई इंडस्ट्री में चेंजेस वगैरह हुआ उसकी वजह से हो रहा है। आज मान लो गवर्नमेंट कोई सब्सिडी लेकर आ गया, तो सब्सिडी क्या आपके लिए खाली अकेले के लिए लेकर आएगा? जा जी ले अपनी जिंदगी, सबके लिए तो लाएगा ना। यानी जितने भी इंडस्ट्री में फर्म्स है सबके लिए वो सब्सिडी आएगा, वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री ओरिएंटेड सब्सिडी भी हुआ तो। यानी जितने भी फर्म है सबको इसका फायदा हो रहा है, सब एकदम खुशी से पागल है। तो ये होगी एक्सटर्नल इकोनॉमी का एग्जाम्पल। क्या चीज का एग्जाम्पल? एक्सटर्नल इकोनॉमी। वैसे ही आज मान लो ना, एक चीज मैं आपसे और पूछती हूँ, कोई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हुआ है, सबको ही तो मजा आएगा, सबको फायदा, एक्सटर्नल इकोनॉमी। रॉ मटेरियल का प्राइस गिर गया, बैंक रेट गिर गया, ऑल दी फर्म्स आर एंजॉयिंग, एक्सटर्नल इकोनॉमी। तो देखो ना एक्सटर्नल इकोनॉमी के एग्जाम्पल क्या बोल रहा है? रॉ मटेरियल का सस्ता हो जाना, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, स्किल्ड लेबर, एंसिलरी इंडस्ट्री, सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज का ग्रोथ, बेटर ट्रांसपोर्टेशन। एक्सटर्नल डिसइकोनॉमी मतलब ऐसे ड्रॉबैक, ऐसे डिसएडवांटेज जो कि पूरे इंडस्ट्री को इफेक्ट करेंगे, एक सिंगल फर्म को नहीं बल्कि ऑल द फर्म्स इन द इंडस्ट्री। अर्थक्वेक का आना, कोरोना का आना, लेबर का स्कार्सिटी हो जाना, रॉ मटेरियल महंगा हो जाना, ब्रेकडाउन इन द कम्युनिकेशन चैनल, ऑल दिस आर द एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल डिसइकोनॉमी। बताओ क्लियर है कि नहीं? रीड इट। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरनल इकोनॉमी का टाइप्स क्या है। इकोनॉमीज का ही जो टाइप्स है वही डिसइकोनॉमी का भी है इंटरनल में। टेक्निकल इकोनॉमी पढ़ा था हमने, मैनेजेरियल, लेबर, मार्केटिंग, कमर्शियल, पढ़ा था ना इतना सारा, रिस्क बियरिंग, देख लो। और इसका उल्टा करोगे तो क्या बन जाएगा? डिसइकोनॉमी। टेक्निकल इकोनॉमी में शुगर केन इंडस्ट्री का एग्जांपल दिया था, एक छोटा शुगर केन फैक्ट्री है, वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, है ना, वो वाइन वगैरह नहीं बना पाएगा क्योंकि वो कम क्वांटिटी में प्रोडक्शन कर रहा है तो उसका रेसिड्यू ज्यादा नहीं बचेगा। लेकिन वही एक बिग शुगर केन इंडस्ट्री है तो लार्ज स्केल में कर पाएगा, उसके पास ज्यादा रेसिड्यू बचेगा बैगासीज मोलासेस का, जिससे वो क्या कर सकेगा? वाइन एक्सट्रैक्ट कर सकेगा। सो दैट इज गोइंग टू क्रिएट एन एडिशनल सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द बिगर फर्म। तो जैसे ही आप आउटपुट का साइज बढ़ाओगे तो आपको बहुत सारे टेक्निकल इकोनॉमीज का फायदा होगा। वैसे ही मैनेजेरियल, अगर जितना बड़ा फर्म है उतना उनका कैपेबिलिटी रहेगा ना क्या चीज करने का, मुझे बताओ? रेम्युनरेशन वगैरह प्रोवाइड करने का, है ना। छोटे मोटे फर्म तो मैक्सिमम कितने सीएस सीएमएस को रख लेंगे? एक या दो, उतना कैपेबिलिटी नहीं है कि दे कैन अफोर्ड फॉर देयर रेम्युनरेशन। क्लियर है ना? बताओ, आर वी थ्रू विद दिस और नॉट? रिवाइज कर लो इसको फटाफट। यस यस यस, रिवाइज इट।
हाँ लेंगे ना, क्यों चिंता करते हो, टेंशन क्यों लेते हो निकिता? एक बच्ची कैसा सवाल पूछ रही है बताओ। सीए इंटर का एग्जाम्स खत्म होने वाला है मई का। आज आज उसका जो था 7th पेपर था, लास्ट पेपर बचा एक और। कहाँ पे किस दुनिया में आप विचरण करते हो भाई? हेड्स ऑफ टू यू। मतलब कुछ भी बोलना है आकर, है ना, कुछ भी पूछना है। आज एआईएसएसएम का उनका पेपर था, पेपर नंबर 7। एक पेपर बस और बचा है, उसका अब आपको रिवीजन करना है एग्जाम्स खत्म होने के बाद, मई 23 का। माय गॉड माय गॉड। अच्छा ईएफएफ का पूछ रहे हो क्या? ईएफएफ का कल है ना 9 बजे शेड्यूल। भाई ये सब कंफ्यूज मत किया करो यहाँ पर आकर। ईएफएफ ऑलरेडी शेड्यूल्ड है सुबह 9 बजे, आप चेक करिए जाकर चैनल में। हाँ ईएफएफ वगैरह जो है ना शेड्यूल किया गया है, इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस। कल मैं 9 बजे मिलूंगी आपसे भाई, चिंता क्यों करते हो? चेक करिए जाकर, शेड्यूल किया गया है। मतलब कहाँ का बात कहाँ कर रहे हो, मुझे कंफ्यूज कर देते हो। हाँ तो स्नेहा आप www.meplclasses.com में जाइए ना और करवाइए वहाँ रजिस्ट्रेशन। और कोई भी दिक्कत है तो हमें ईमेल करिए। किया नहीं क्या मनना आपने? ओके आई विल बी डूइंग इट। ठीक है। चलो बताओ क्लियर है क्या? तो ये हमारा इंटरनल इकोनॉमी डिसइकोनॉमी वगैरह क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फटाफट इसको डिस्कस कर ले। शॉर्ट रन ओवर हो गया, लॉन्ग रन ओवर हो गया। अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे बताओ? व्हाट आर द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मेरा क्या क्या है बताओ? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड क्या होता है बताओ? लैंड इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। लैंड क्या है? फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। लैंड इज अ पैसिव फैक्टर। लैंड का बहुत सारा यूजेस है। लैंड का जो पावर है, अकॉर्डिंग टू डेविड रिकार्डो, द ओरिजिनल पावर ऑफ लैंड इज इनडिस्ट्रक्टिबल। ठीक है, द ओरिजिनल पावर ऑफ लैंड इज व्हाट? इनडिस्ट्रक्टिबल। फिर मैंने आपको क्या बोला? सप्लाई ऑफ लैंड इन इलास्टिक है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? इकोनॉमी। इन इलास्टिक मतलब लिमिटेड। लेकिन अगर मैं इंडिविजुअल का पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो सप्लाई ऑफ लैंड क्या है? अनलिमिटेड। ठीक है, सो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर चेक कर लो। अच्छा लैंड को क्या अपने कंधों पर उठाकर इधर से उधर ले जाते हो क्या? चलो लैंड तुम्हारे को ले चलते हो उधर। हनुमान जी हो क्या? तो लैंड क्या है? मोबाइल है कि मोबाइल? इमोबाइल, विच कैन नॉट बी शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। क्लियर? कितनी बार एग्जाम में पूछता है सप्लाई ऑफ लैंड इलास्टिक है कि इन इलास्टिक? दोनों हो सकता है। चेक करना होगा किसके पर्सपेक्टिव से पूछा जा रहा है। अगर एक इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से पूछ रहे हैं, इंडिविजुअल, तो जो सप्लाई ऑफ लैंड इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से है वो क्या है मेरे को बताओ? अनलिमिटेड, इलास्टिक। लेकिन पूरा इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो सप्लाई ऑफ लैंड लिमिटेड होता है, जिसको हम बोलते हैं इन इलास्टिक। एक्सक्यूज मी, लेबर क्या है मेरे को बताओ? लेबर मीन्स मेंटल और फिजिकल एक्सर्शन डायरेक्टेड टू प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज। लेबर का मतलब क्या होता है? मेंटल और फिजिकल एक्सर्शन डायरेक्टेड टू प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज। लेबर एक ह्यूमन एफर्ट है। लेबर हाईली पेरिशेबल इन नेचर है। लेबर इनसेपरेबल है फ्रॉम अ लेबरर। लेबर पावर वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, सम आर स्किल्ड, सम आर सेमी स्किल्ड, सम आर अनस्किल्ड। लेबर का बार्गेनिंग पावर पुअर है। लेबर मोबाइल है। चॉइस ऑफ क्या? आवर्स ऑफ लेबर एंड आवर्स ऑफ लेजर। यहाँ पे मैंने आपको बताया था सप्लाई कर्व फॉर लेबर के बारे में। टेल मी द आंसर, सप्लाई कर्व फॉर लेबर कैसा होता है? फटाफट बताओ चैट बॉक्स में लिखकर, सप्लाई कर्व फॉर लेबर कैसा होता है? बैकवर्ड बेंडिंग। क्या होता है बैकवर्ड बेंडिंग? देख लो डायग्राम। कैपिटल क्या होता है बताओ? कैपिटल का मतलब होता है प्रोड्यूस्ड मींस ऑफ प्रोडक्शन। जैसे मशीन, पहले मशीन को बनाना पड़ता है, फिर मशीन से आप दूसरे टाइप के गुड्स को बनाते हो, सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? कैपिटल। कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? एडिशन टू द स्टॉक ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल। एडिशन टू द स्टॉक ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल इज कॉल्ड एज कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, उससे जो इनकम आता है वो फ्लो कॉन्सेप्ट है। कैपिटल फॉर्मेशन में 3 स्टेजेस है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? सेविंग्स,
फिर क्या करते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ सेविंग्स, चैनलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, फिर क्या करते हैं इन्वेस्टमेंट, फिर क्या करते हैं बताओ इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले सेविंग्स, एक्यूमुलेशन ऑफ सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का और एक नाम क्या है कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट का और एक नाम क्या बताओ मुझे कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। सेविंग्स कौन करता है हाउस होल्ड सेक्टर, सेविंग्स को चैनलाइज कौन करता है बिजनेस सॉरी बैंकिंग सेक्टर, इन्वेस्टमेंट कौन करता है बिजनेस सेक्टर। तो ये सब याद रखना और इससे हमारा क्या क्रिएट हो जाता है कैपिटल फॉर्मेशन। सेविंग्स, मोबिलाइजेशन और इन्वेस्टमेंट। जितना भी प्रॉफिट वगैरह एक्रू होता है ना वो किसको जाता है एंटरप्रेन्योर को जाता है। सो इज बेसिकली अ रिवॉर्ड अर्नर। अच्छा कितनी बार ना ये भी पूछता है कि एंटरप्रेन्योर वर्ड किससे डिराइव हुआ है, तो मैंने आपको लर्न करवाया था अकॉर्डिंग टू शुम्पीटर द वर्ड एंटरप्रेन्योर हैज बीन डिराइव फ्रॉम द वर्ड इनोवेशन। कहां से डिराइव हुआ इनोवेशन। फिर एक बात बताओ एंटरप्राइज का जो ऑब्जेक्टिव है वो खाली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है क्या, नहीं। आजकल जितने भी एंटरप्राइज है ना उनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं है, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स दे आर परफॉर्मिंग। ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, नेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या हुआ ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन, एक्सपेंशन करना, डाइवर्सिफिकेशन करना। इकोनॉमिक मतलब पैसा कमाना, प्रॉफिट बढ़ाते रहना, रेवेन्यू बढ़ाते रहना, कॉस्ट कम करना। सोशल मतलब सोसाइटी के लिए आपने क्या किया है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आपने गरीबों के लिए कुछ किया है, दान धर्म किया है, या अपने एम्प्लॉयज के लिए कुछ दान धर्म किया है, तो हो गया सोशल ऑब्जेक्टिव। चैरिटी वगैरह, एजुकेशन प्रोवाइड करना अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट को, अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन को, फूड्स वगैरह प्रोवाइड करना बेरोजगार लोगों को। CSR का मैंने आपको सेक्शन भी बताया था, सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट टॉक्स अबाउट CSR। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव मतलब मेंटेनिंग अ हेल्दी ह्यूमन रिलेशनशिप with the people with whom you are interacting. It may be customer, supplier, labor, giving them proper working condition. ठीक है, पता है आपको लेबर के सेफ्टी के लिए, वेलफेयर के लिए, सिक्योरिटी के अलग से एक एक्ट है, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, जहाँ लेबर को ह्यूमन ट्रीटमेंट देना जरूरी है। तो ये सब हो गया ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। नेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है टू अबाइड बाय द क्या लॉ एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंट्री। समझ में आ रहा है, ताकि इंडिया के प्राइड को आप बूस्ट अप कर सको। तो ये सब क्या हो गया अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हो गया। फिर हमने पढ़ा था आइसो क्वांट और आइसो कॉस्ट कर्व के बारे में। जो इंडिफरेंस कर्व था ना सेम वो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से था, आइसो क्वांट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आइसो क्वांट इज नथिंग बट आल्सो कॉल्ड एज प्रोड्यूसर्स इंडिफरेंस कर्व। ये बेसिकली कैसा है डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, जो क्या शो करता है इनपुट बंडल। इट शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट X and input Y which are capable of producing the same level of output, which are capable of producing the same level of output। ये अलग अलग इनपुट कॉम्बिनेशन है, पॉइंट A B C। कोई भी आप इनपुट बंडल यूज करो which are lying on the same isoquant curve, they are going to give you the same level of output। so isoquant का मतलब क्या हुआ, ये क्या बता रहा है isoquant क्या है मेरे को बताओ। इट इज अ लोकस ऑफ डिफरेंट पॉइंट, ईच पॉइंट रिप्रेजेंटिंग अ क्या input bundle consisting of some units of input X and some units of input Y, है ना, which are capable of क्या, which are capable of क्या producing the same level of output। आप बंडल A यूज करो एज अ प्रोड्यूसर, या B यूज करो या C करो, सब में आपका हजार आउटपुट ही बनेगा। यानी दैट इज वाई प्रोड्यूसर विल रिमेन इनडिफरेंट कि उसको सेम आइसोक्वांट कर्व में कौन सा इनपुट बंडल को सिलेक्ट करना है। क्लियर है, इनपुट बंडल A B C जिसको भी सिलेक्ट करे उनका आउटपुट लेवल क्या रहने वाला है सेम। डाउनवर्ड स्लोपिंग बिकॉज ऑफ द इनवर्स रिलेशन बिटवीन फैक्टर एक्स एंड फैक्टर वाई। कॉन्वेक्स है बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग TRS, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, बताया था ये सब मैंने। अब आइसो कॉस्ट कर्व क्या होता है, आइसो कॉस्ट कर्व इज नथिंग बट द बजट लाइन, सिमिलर टू द बजट लाइन। वो बजट लाइन कंज्यूमर का होता है, ये बजट लाइन प्रोड्यूसर का है। यानी ये क्या शो कर रहा है, प्राइस रेशियो किसका, फैक्टर्स का, इनपुट एक्स और इनपुट वाई का प्राइस रेशियो शो कर रहा है। यानी ये हो गया आपका आइसो कॉस्ट लाइन। इसमें प्रोड्यूसर अगर यहाँ पे ऑपरेट कर रहा है ना, यानी उसका पूरा का पूरा बजट हो गया एग्जॉस्ट। एनी पॉइंट इनसाइड द कॉस्ट लाइन इंडिकेट्स व्हाट, सेविंग्स, आउटसाइड द दिस इज अनअटेनेबल। क्लियर है, ये बेसिकली क्या इंडिकेट कर रहा है, प्रोड्यूसर का बजट को इंडिकेट कर रहा है। क्लियर है, एंड एनी पॉइंट ऑन द सेम आइसो कॉस्ट लाइन योर टोटल एक्सपेंडिचर इज गोइंग टू रिमेन द सेम, योर टोटल एक्सपेंडिचर इज गोइंग टू रिमेन द सेम। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट मेरे को बताओ कहाँ पे होगा, द पॉइंट वेयर द आइसो कॉस्ट लाइन इज टेंजेंट टू द आइसो क्वांट कर्व।
टेंजेंसी पॉइंट ऑफ द क्या, आइसो कॉस्ट लाइन एंड आइसो कॉन्ट कर्व, देख रहे हो ना, ये रहा आपका आइसो कॉन्ट, ये कॉन्वेक्स वाला, और यहाँ पे ये टेंजेंट है, तो ये पॉइंट क्या हो गया, प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम पॉइंट। यानी यहाँ पर ये ऑपरेट करेगा एट लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन, यहाँ पे मैक्सिमम आउटपुट होगा एट मिनिमम कॉस्ट, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो एग्जाम में कितनी बार पूछता है प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे लाई करता है, इंडिफरेंस का और बजट लाइन का टेंजेंसी, आइसोकॉन्ट और आइसोकॉस्ट का, आइसोकॉन्ट और इंडिफरेंस का, आइसोकॉन्ट और बजट लाइन का। तो क्या बोलोगे, आइसोकॉन्ट और आइसोकॉस्ट लाइन का, है ना, क्लियर है, हो गया खत्म। देखो सारा टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ा दिया। प्रोडक्शन ऐसे भी बहुत ही छोटा चैप्टर था जहाँ पे इन डेप्थ एनालिसिस कर लिया हमने एक एक चीजों का, शॉर्ट रन किया, लॉन्ग रन किया, आरटीएस किया, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन किया, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किया, इकोनॉमीज डिसइकोनॉमीज किया, है ना, फिर लास्ट में आइसोकॉन्ट और आइसोकॉस्ट कर्व भी कर लिया। बताओ आर वी थ्रू विद दिस और नॉट। और आपको ये याद होगा कॉब दोगल्स का, a plus b greater than 1 IRS equals to 1 CRS less than 1 is DRS. So I hope today's session was very crystal clear in your mind और आपने पूरा सेशन अच्छे से एंजॉय किया, ठीक है। कल हम लोग दोबारा मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। आज का सेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा। ये मत सोचना मैम डेली डेली कमेंट करने बोलती है यार, कौन करेगा, करो ना भाई, एक फीडबैक मिलने से क्या ना एक मोटिवेशन बना रहता है। सो प्लीज गाइज इट्स माई रिक्वेस्ट, डू गिव मी योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन, इट विल हार्डली टेक 30 सेकेंड्स फॉर यू टू गिव द फीडबैक। कैसा लगा आज का सेशन जरूर जरूर लिख कर बताइएगा, ठीक है। आज ही घर जाके अभी प्रोडक्शन को पूरा फटाफट रिवाइज कर डालिए, रिवाइज कर डालना प्रोडक्शन। हाँ मैंने आपको पूरा पीडीएफ दे देना है, याद है मैंने आपको फर्स्ट क्लास में पीडीएफ दिखाया था, फर्स्ट मिशन सीरीज में, आई मीन उत्सव सीरीज में, एक ब्लैक कलर का याद है हमारा जो मैथ था जिसमें मैंने आपके लिए रिटन नोट्स लिखा था, मैं वो आपको शेयर कर दूंगी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। चलो बाय, टेक केयर, एंजॉय योर डे गाइज, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय एवरीवन, ठीक है। चैट बॉक्स में नहीं कमेंट करना, नीचे कमेंट करना।